हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले जो टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूरे वीडियो वन शॉट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान देंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से, जो कि आपका हाफ ईयर अगर बात करें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के हिसाब से, और साथ ही साथ जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्लासेज है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आप किसको कह सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो आप उससे पहले कुछ बातें समझे। अगर मैं बात करूं चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज आप कह सकते हैं यहाँ पे, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी एटॉम्स में हमेशा क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज दिखाई देता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो हुआ वही आपका क्या हुआ, चार्ज। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, जब उसको आप रब करोगे तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, एक चार्ज पार्टिकल्स मिलेगा, ठीक है। तो चार्ज का अगर डिस्कवर की अगर बात करें बच्चों, तो सबसे पहले किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं चार्ज के लिए, चार्ज किसको बोल सकते हैं? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटॉम, इट मे बी पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लाइक चार्ज हमेशा क्या कर जाता है यहाँ पे बच्चों, तो रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब क्या हुआ, तो एक दूसरे को दूर दूर तक भगा देगा, उसको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्ज। वही अगर बात करें अनलाइक चार्ज के लिए, तो अनलाइक चार्ज होता है एक नेगेटिव होगा और एक क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाले चार्ज को बोलते हैं यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाना, ठीक है। जब आपके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कूलम्ब्स, जो कि एक तरीके से चार्ज के लिए एस यूनिट होगा, चार्ज प्रेजेंट एंड अप्रॉक्स अगर बात करें तो 6.242 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें, नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव में यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब्स। अब पॉजिटिव के हिसाब से यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जो प्रोटॉन की अगर बात करें तो पॉजिटिव लग जाएगा। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव की बात किया जाता है और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव की बात किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू के हिसाब से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के हिसाब से, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करूं यहाँ पे करंट, करंट क्या होता है? तो करंट हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किसको कह सकते हैं बच्चों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जिसमें अगर फ्लो ऑफ, अगर मान लीजिए आपका चार्ज है, जिसमें भी कोई भी अगर आपको चीजें दिख रहा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स, उसका मतलब ये हुआ उसमें अगर चार्ज अगर फ्लो करा, अगर चार्ज फ्लो करा तो समझ जाना उसमें करंट की बात चल रहा है। तो करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सिंबल क्या होता है बच्चों, आई होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्यू, अब बाय में हो जाएगा टी। अच्छा बच्चों, यहीं पे अगर मैं बात कर लूं चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हो, आई इंटू टी। यहां से आपको दो फॉर्मूला मालूम हो गया, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, और वही चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा करंट इनटू टाइम। और टाइम हमेशा ध्यान रखना है, सेकेंड्स में मेजर करना है, ठीक है। करंट का फॉर्मूला आपको मालूम चल गया। और करंट आप देखो बच्चों, करंट हमेशा उसी में फ्लो कर सकता है ना जो एक तरीके से गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर में स्पेशली अगर देखा जाए तो करंट इजीली पास हो सकता है, ठीक है ना। वही अगर बैड कंडक्टर में अगर बात करें तो करंट उसमें पास इजीली नहीं हो सकता, या तो यूं कहे तो पास ही नहीं हो सकता है, ठीक है। सो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो फ्रीली। मेटल्स आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जितने भी होते हैं वो सब के सब अगर देखा जाए तो एक कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या, जिसमें जिसमें से करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा फ्रीली। और आप ये भी कह सकते हो जिसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसमें भी करंट आसान तरीके से पास हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मेटल में तो आराम से पास होगा ही होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कॉपर और एल्युमिनियम आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल्स इन इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे ज्यादा जो है ना आपको यूज करने वाले मेटल्स हैं, जो कि आसान तरीके से इसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिकल अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या कह सकते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा,
इंसुलेटर किसको बोल सकते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है वही तो होता है इंसुलेटर। बात समझ में आ रहा है? इंसुलेटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। वही कंडक्टर किसको कह सकते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। आप जितने भी मेटल्स उठा लो, जितने भी मेटल्स उठा लो, सबके सब क्या हो जाएगा? कंडक्टर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंसुलेटर जिसमें रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड्स, ड्राईवुड, ये सब में अगर कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जब इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो की मैंने बात बोला, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो करते हैं, ठीक है ना। और पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ हमेशा क्या होता है? फ्लो करते रहता है, फ्लो करते रहता है। करंट का मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया, ये रहा आपका सर्किट, ये आपका क्या है? सर्किट है। अच्छा, ऐसा यूनिट करंट का क्या बात करते हैं? एम्पियर। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों? एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्स पर सेकंड, यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ गया। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के हिसाब से होता है। और वही 1 माइक्रो एम्पियर अगर बात करें यहाँ पे माइक्रो एम्पियर के हिसाब से 10⁻6 एम्पियर आपका आ जाएगा, ठीक है। करंट, अब यहाँ पे देखो करंट की अगर बात करें, करंट यहाँ पे लिए हैं 0.75 एम्पियर फ्लो थ्रू अ हीटर ऑफ 8 मिनट्स। इसमें अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे बताओ? यहाँ पे आपका करंट दिया हुआ है, तो करंट अगर आपको दिया गया है, इसमें से आप पूछ रहा है जो करंट दिया हुआ इतना, हीटर यहाँ पे चला 8 मिनट्स, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या बताया? करंट इनटू क्या होता है बच्चों? टाइम होता है। तो आप यहाँ देखो करंट जो कि दिया हुआ, करंट कितना दिया हुआ है? करंट दिया आपका 0.75 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं पे टाइम कितना दिया हुआ? तो टाइम आपका दिया हुआ है 8 मिनट दिया हुआ है। अब टाइम अगर 8 मिनट दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखें, मैंने अभी क्या आपको बताया? टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? सेकंड्स में होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? 8 मिनट को 60 से अगर आप चेंज करते हो सेकंड के हिसाब से तो आपका आ जाएगा 480 सेकंड्स, ठीक है ना। आप इसको चार्ज निकालो, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट दिया हुआ 0.75 इंटू करंट सॉरी टाइम कितना? 480। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 पंचे 40, यहाँ पे 7 मतलब लगभग में 360 कूलम्स निकल के आ जाएगा चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए जो इस तरीके से। तो हम लोग अलग एक सेपरेट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बातें करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। पहले मैं इस वीडियो में बेसिक्स बात करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया इसमें कितना वैल्यू होगा। आप ये नोट कर लेना, ये जो 1 एम्पियर 1 मेगा एम्पियर की बात करें और निक्रो एम्पियर की बात करें, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ देखो करंट इज मेजर बाय एमीटर। करंट को अगर हम बातें करें किससे मेजर कर सकते हैं? एमीटर से कर सकते हैं। इट्स सिंबल इज ए, इस तरीके से सिंबल आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों। ये रहा करंट, करंट को हम लोग मेजर्स कर सकते हैं। मेजर्स कर मतलब तो ऐसा यूनिट हुआ जिसको हम लोग ने एम्पियर बोला, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? करंट इज मेजर बाय एमीटर, ये सिंबल है, ठीक है। एमीटर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं। सो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। अच्छा, जिसमें अगर लो रेजिस्टेंस की अगर बातें किया जाएगा उसमें से आसान तरीके से क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है आसान तरीके से, ठीक है। सो एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा किस में कनेक्ट कर सकते हैं? आपको याद रखने हैं, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। एमीटर के पास लो रेजिस्टेंस होता है, इसको हमेशा हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। और सीरीज क्या होता है आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका एंड टू एंड जो कनेक्शन होता है इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये सीरीज में, ठीक है। Direction of current is taken opposite to flow of electron as electron were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered। जब अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जब डिस्कवर किया गया था तो ऐसा कुछ मालूम था नहीं। तो फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से पहले पॉजिटिव के हिसाब से चार्ज की बात किया जा रहा था, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ कुछ बेसिक चीज है जिसमें आपने समझ लिया। यहाँ पे जो एमीटर क्या होता है? तो एमीटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग करंट को मेजर्स कर सकते हैं, और ये हमेशा लो रेजिस्टेंस को होता है और इसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रहने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अगर बात कर रहे हैं इसको समझिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% चांसेस है जो डिफरेंस करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और दूसरा हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की अगर बात करें बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बात करें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज सिमिलर टू वाटर फ्लो इन अ पाइप। जिस तरीके से आप देखते हो एक पाइप से पानी जो फ्लो करता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो किसी इन्फिनिटिव पॉइंट से उसको उठा के एक पॉइंट पे ले आने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे है। अब इस इन्फिनिटी पॉइंट से अगर बात किया जाए, तो इस इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ तक लाने पे, एक पॉइंट तक लाने पे चार्ज पार्टिकल्स को लाने को हम कह सकते हैं जितना भी वर्क डन किया गया इन्फिनिटिव से लेकर किसी खास पॉइंट तक, तो आप उसको बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको सीधी सी बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कहीं भी इन्फिनिटिव से, कहीं मतलब क्या, इन्फिनिटिव से किसी खास पॉइंट पे लाया गया पॉइंट को, चार्ज को, जितना उसमें वर्क लगा उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट इज सिमिलर टू वाटर फ्लो इन पाइप। ये बात आपको समझ में आ गया? जिस तरीके से जो है ना एक सर्किट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, जैसे कि एक पाइप से पानी बहता है, ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स भी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉइंट पे लाने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वही अगर बात करें बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है जब दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ बोल सकते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बात बोला, अब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना उसको वर्क डन लगा या जितना भी आपको उसमें समय लगा, ठीक है ना, आप कह सकते हो यहाँ पे क्या लगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, जिसको हम लोग भी के हिसाब से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, जितना भी यूनिट चार्ज लेके गया ए से बी तक जाने में उसको कुछ न कुछ तो चार्ज लगा होगा या उसमें कुछ न कुछ वर्क लगा होगा। अब एक जगह से अगर दूसरी जगह जाएंगे तो वर्क तो लगेगा, अब वर्क लग रहा है तो चार्ज भी लगेगा, ठीक है ना। अब चार्ज लग रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अगर जैसे ही गया तो उसमें लग जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रहा आपका, जिसको मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं बच्चों जहां पे दो पॉइंट के बीच में लगने वाले काम को हम बोल सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है ना यूनिट जो लेने हैं, आपको वोल्टेज लेने हैं, और यहाँ पे होता है वर्क डन बाय चार्ज। ये रहा आपका फॉर्मूला। एक अगर मान लीजिए हम यहाँ से निकाल देते हैं तो आप इसको दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हो, चार्ज, अगर चार्ज की अगर बात किया जाए, मान लीजिए वर्क डन निकालना है, चार्ज इनटू आप कर लो यहाँ पे वोल्टेज इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा वर्क डन। यहाँ पे दूसरे फॉर्मूला निकल के आ गया। और तीसरी अगर बात करें, आपको चार्ज इसी के साथ निकालना है, तो वर्क डन बाय आप बोल सकते हो वोल्टेज। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला निकल के आप ले सकते हो, ठीक है ना। मान लीजिए अगर क्वेश्चंस में दे दिया वोल्टेज निकालने के लिए, आप बोल सकते हो वर्क डन बाय चार्ज। आपको निकालने के दे दिया जाए जो वर्क डन निकालो, तो आप क्या करोगे, चार्ज इंटू वोल्टेज। उसी तरीके से आपको निकाल देने के लिए दिया जाए जो चार्ज, तो आप चार्ज किसको कह सकते हैं, तो वर्क डन बाय वोल्टेज को आप क्या बोल सकते हो, तो चार्ज। फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो बोलेंगे नहीं सर, चार्ज तो आपने बोला था जो करंट इंटू टाइम होता है, बिल्कुल होता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन होता है। कंडीशन मतलब क्या, जो क्वेश्चंस किस सिचुएशंस में, आप जिस सिचुएशन के हिसाब से होगा उसके लिए आपको वैसा फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बात कर रहे थे 1 वोल्ट। पता है क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है, डिफाइन, यहाँ पे आ सकता है डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोल्ट आ सकता है, ठीक है। डिफाइन अगर बात करें 1 कूलम्स आ सकता है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपका डिफाइन, मैंने अभी क्या बोला, डिफाइन 1 कूलम्स, ठीक है, तो ये कूलम्स आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस के हिसाब से आ सकते हैं, मतलब डेफिनेशन सहित उसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेगा।
तो वोल्ट मतलब व्हेन 1 जूल वर्क डन इज कैरिंग 1 कूलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया बच्चों अभी आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जितना उसको वर्क डन लगा, इस काम को लगा, और उस काम करने के दौरान जितना भी उसमें चार्ज लगा और समय लगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे समय के हिसाब से बात करें, टाइम के हिसाब से, लेकिन मान लीजिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो टाइम तो लगभग करेगा, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, जब व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब्स। अच्छा, कूलम्ब्स अगर बात यहाँ पे कर रहे हैं तो आप याद रखिए मैंने टाइम क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी क्या बोला, जो कूलम्ब्स मतलब चार्ज का फॉर्मूला क्या बनता है, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे टाइम की बात चल रहा है ना, तो लगभग करेगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम्ब्स, ठीक है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था एमीटर क्या होता है। तो एमीटर में आपने बोला जो कि एक तरीके से करंट मेजर करने के लिए होता है, उसको सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ये वोल्ट मीटर का यहाँ पे सिंबल रहा, इट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने बोला एमीटर सीरीज में कनेक्ट कर दो, एमीटर को किसमें कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। आपको करंट के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें ए लिखा हुआ है सिंबल में। और यहाँ पे आपका वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। और आपको मैंने बताया जो एमीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करना होता है, और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के साथ काम करना पड़ेगा। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसका सिंबल आपका ये हुआ सेल। अगर सेल बैटरी की अगर बात करें, सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सेल होता है। सेल में अगर बात करें तो क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल्स होगा, ठीक है ना। सेल में अगर बात करें बच्चों तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स होगा, ठीक है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा बच्चा, हमेशा कैसे करेगा, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वोल्ट मीटर एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के लिए यूज किया जाएगा, और वही एमीटर की अगर बात करें तो करंट के लिए यूज किया जाएगा। और एमीटर को आपको मैंने बताया वो सीरीज में जोड़ा दिया जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को जिसको मैंने बोला यहाँ पे वोल्ट मीटर, उसको एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें होता है हाई रेजिस्टेंस, उसमें होता है लो रेजिस्टेंस, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सर्किट डायग्राम, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ऐसा जरूरी है ये सिंबल को आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, जो कि इलेक्ट्रिक सेल का, बैटरी का, प्लग स्विच का किस तरीके से होता है। ये आपको एक तरीके से इमेजिनेशन की बातें कहें या तो आपको याद करने की बातें कहें, जो कि याद करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से उसका डायग्राम बनते हैं, सिंबल्स बनते हैं और कैसा होता है, ठीक है ना। और ये इसीलिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जब केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी तक जो भी आपने सीखा, जो भी आपने सीखा या जो भी मैंने आपको बताया वो एक ट्रेलर था। अब यहां से मेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से उठते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान सुने, उठते मतलब ये नहीं, मतलब आपको क्वेश्चंस कहने मतलब क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ की अगर बातें करें तो बोला कि क्या होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आप लोग यहाँ पे भली बातें अच्छे तरीके से जानते हैं। जो ओम्स लॉ एक तरीके आप जानते हैं मतलब क्या, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहां सर हम तो ओम्स लॉ पहले से जानते थे। ओम्स लॉ क्या, ओम्स लॉ जैसे आप ये जानते हो, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है कि नहीं। तो वही सिचुएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जैसे मान लीजिए अक्रॉस द 2 पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। मेटालिक कंडक्टर, कैसा कंडक्टर होना चाहिए, तो मेटालिक कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, पास हो सके। मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट passing through the circuit provide that temperature remain constant। ये तो आपको समझ में आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने एक बात को यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा, बोला कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चों, अगर आप एक चीज को अगर बढ़ाते हो तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर वोल्टेज को अगर बढ़ा दूं,
जैसे अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा दूं तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, भी द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। किसका होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, मतलब वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाओ तो वोल्टेज बढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। अब वोल्टेज घटा दो करंट घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और बच्चों बाकी बात डिपेंड करता है यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या रहना चाहिए, रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तभी ये वर्क कर सकता है, आप टेम्परेचर कभी ज्यादा कभी कम, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, करंट का, तो यहाँ पे रहा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेसिस्टेंस का, क्या यूज करते हैं, रेसिस्टेंस। और ये रेसिस्टेंस क्या होता है, जो कि एक करंट को फ्लो होने में रोकता है, मतलब ये रेसिस्ट करता है, ठीक है ना। ये ज्यादा मतलब उतने हिसाब से पास नहीं करने देगा, ये रेसिस्ट करने की बात करता है। तो आर इज अ कांस्टेंट कॉल रेसिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल, ठीक है। ये एक तरीके से बैड कंडक्टर मतलब बोल सकते हैं, या इंसुलेटर बोल सकते हैं किसको, रेसिस्टेंस का, जो इलेक्ट्रिसिटी को करंट को फ्लो करने से रोकने का कोशिश करता है। देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास 3 फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। 3 क्या, तो पहली बात तो ये आपने देखा वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू क्या आ जाएगा, रेसिस्टेंस, ये ओम्स लॉ के हिसाब से। आप बोलेंगे सर उधर तो वोल्टेज का फॉर्मूला और ही था, तो वो सिर्फ वोल्टेज का था जिसमें वर्क डन बाय हम लोग चार्ज के हिसाब से बात किए थे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं एक फॉर्मूला ये हो गया, वोल्टेज इक्वल्स टू करंट टू रेसिस्टेंस। अब यहीं पे अगर आपको निकालना पड़े करंट, तो आप करंट निकालने को क्या बोल सकते हो, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। यहाँ पर रहा सेकंड फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला आपसे पता है क्या पूछ दिया जाएगा, रेसिस्टेंस के बारे में। अगर रेसिस्टेंस के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे वोल्टेज बाय क्या होगा, करंट। ये रहा आपका फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला। वैसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको फॉर्मूला दूंगा, वो सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। जब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बच्चों तभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है। बाकी बात ये ओम्स लॉ क्या कहता है आपको समझ में आ गया। जो ओम्स लॉ कहता है भाई वोल्टेज को बढ़ा दो तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में करंट भी बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को आप रिमेन कांस्टेंट अगर रखते हो तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना, जो यहाँ पे बढ़ रहा था घट रहा था प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। उसके लिए मैंने लगा दिया यहाँ पे रेसिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो मैंने 3 फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पे अगर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर ग्राफ की बातें कर लें, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकली आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, ग्राफिकली, मतलब आपको एक तरीके से दे दिया जाएगा वोल्टेज और एक तरफ दे दिया जाएगा करंट। अब ऐसा क्यों, आप वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ करंट भी घटेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब इसको ग्राफिकली अगर आप दिखाओगे तो एकदम सीधी स्ट्रेट जो है ना आपको, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जो है एक आपको लाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वोल्टेज दिया हुआ है और ये आपका करंट दिया हुआ है। करंट मतलब एम्पियर की बात कर रहे हैं। आप देखो अगर ये 0.1 पे और यहाँ पे 4 पे, ये तो एग्जैक्ट नहीं तरीके से एकदम से रेफरेंस लिया गया, सोर्स सिर्फ किया गया। लेकिन अगर आप देखो जैसे अगर आप वोल्टेज अगर मान लो 4 है तो यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा है, और ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे आगे की ओर वोल्टेज बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट भी आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ना शुरू कर जाएगा और ये स्ट्रेट बन जाएगा ग्राफ। तो बस आपको एक ही बात याद रखना है, जो ओम्स लॉ में जो ग्राफिकली अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लेके देगा, ठीक है ना, वो हमेशा स्ट्रेट जाएगा टॉप टू बॉटम की अगर बात करें। जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ाओ वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें जो है समझने के लिए है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, यहां भी डेफिनेशन आपका आ सकता है। रेसिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मैंने ये बता रखा है, रेसिस्ट करता है, रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज को फ्लो करने में ये रोक लगा देता है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये बोला गया है भाई आप तुम करंट दो, चार्ज फ्लो करो, मैं रोक दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ये अगर रोकने की अगर बात करता है तो आप समझ जाते हैं यहाँ पे
ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोक देता है। इसका मतलब ये हुआ करंट यहाँ पे, तो रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या करता है, रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। अब यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस की अगर बातें करें बच्चों, ओम्स होता है, एसआई यूनिट क्या लगा सकते हैं, तो ओम्स, एसआई यूनिट ऑफ क्या होता है इसका रेसिस्टेंस का, तो ओम्स होता है। 1 ओम इक्वल होता है 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। मतलब ये आपने रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था ना, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट बाय करंट। तो यही तो हुआ आपका 1 ओम का। अच्छा यहाँ पे अगर बात करो बच्चों, तो यहाँ पे 1 ओम मतलब आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस की बात जो मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस एक तरीके से डेफिनेशन के हिसाब से आपको काम करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करने के लिए ये डेफिनेशन जो कि 1 वोल्ट का वोल्टेज का डेफिनेशन और यहाँ पे रेसिस्टेंस का डेफिनेशन, ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। When potential difference is 1 volt and current throughout the circuit is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। बात वही है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेजिस्टेंस या 1 ओम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे देखो बच्चों यहाँ पे अब है रियोस्टेट। अगर रियोस्टेट की बात करें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। बिना वोल्टेज जो है ना चेंज किए हुए इसका काम है करंट को रेगुलेट करना। वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बदलना, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से बदलते रहता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्सेज ऑफ वोल्टेज। मतलब वोल्टेज को बिना छेड़छाड़ किए हुए, बिना कोई जन वहां पे चेंज किए हुए सोर्सेज को ये अपना काम करते रहता है, वेरिएबल्स होते रहता है, चाहे वोल्टेज घटे या बढ़े, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे बढ़ेगा ये घटेगा वैसे ही अपना काम करते रहेगा, ठीक है ना। ये एक रेगुलेट करते रहेगा, ये करंट को रेगुलेट करते रहेगा। रेगुलेट मतलब काम करवाता रहेगा करंट का, ठीक है। अब यहां से बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने की चांसेस 100% है, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है कंडक्टर के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एट ए गिवन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट। पहली बात तो ये, जो भी रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करता है, जो भी रेजिस्टेंस है और जिस कंडक्टर के हिसाब से बात करें उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, आपको ध्यान रखना है। चाहे आप एल्युमिनियम की बातें करें, कॉपर की बात करें, उसका जो टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी काम करता है। अब पहली बात, अगर मान लीजिए आप वायर को अगर लंबा डिस्टेंस से लेकर आ रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जितना अगर आपका लेंथ ज्यादा होता है, जितना ज्यादा अगर लेंथ होगा, जितना ज्यादा अगर लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उतना ज्यादा रुकावटें होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें। एरिया क्रॉस सेक्शन जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, एक वायर में जो वायर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंडर फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, हम ये बात कर रहे हैं सिलिंड्रिकल के हिसाब से, ठीक है ना। इसके जो सरफेस देख रहे हैं एकदम से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के फेस में नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप एरिया बोल सकते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे एरिया कैसा नजर आ रहा है, एक सर्कल फॉर्म में आ रहा है। तो कहता है यहाँ पे अगर एरिया होगा, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन की बातें करें, अगर कम एरिया ऑफ सेक्शंस है तो रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा, और एरिया क्रॉस सेक्शंस अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या लगेगा, कम लगेगा। बात तो वैसे ही हो गया, एक पतला सा कह सकते हैं यहाँ पे नाली है और एक बड़ा सा नाली है, ठीक है। तो पतला सा नाली में अगर बात करें जिस तरीके से पानी बहुत कम जा सकता है, रुक रुक के जा सकता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा लगेगा। और वही मान लीजिए अगर खाली मतलब थोड़ा सा बड़ा सा नाला है तो अब आसानी तरीके से क्या हो जाएगा, फ्लो, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम लगेगा। तो आपको बात समझ में आ गया। जो क्रॉस सेक्शंस की बात करें तो क्रॉस सेक्शंस एरिया का मतलब यही बात कह रहा है, अगर ये जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा उतना ही कम जो है रेजिस्टेंस लगेगा, और कम अगर एरिया क्रॉस सेक्शन है तो ज्यादा आपको लगेगा रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये भी ध्यान रखना है, नेचर कैसा है, वो एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, कैसा नेचर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस को, कितना रोक सकता है, कितना फ्लो कर सकता है। मान लीजिए कॉपर की बात कर लेते हैं या गोल्ड की बात कर लेते हैं, जो कि बेस्ट कंडक्टर के हिसाब से बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं यूज होगा,
क्योंकि आसान तरीके से करंट को क्या किया जाता है, फ्लो किया जाता है। अब वही अगर मान लेते हैं आप आयरन ले लो या ऐसा मटेरियल्स ले लो जो कि बहुत कम जो है ना करंट को फ्लो करवाता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगने वाला होता है, इसी वजह से उसमें से करंट अच्छे तरीके से पास नहीं होता है। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मटेरियल ऑफ नेचर्स हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर्स हो गया, मैंने बता दिया जितना ज्यादा दूरी पे रहेगा उतना ही जो है ना आपका ज्यादा रेजिस्टेंस लग सकता है। अब यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। इट इज फाउंड दैट रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ का, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अगर लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, रेसिस्टेंस लगेगा। तो आप इसको बोल सकते हो रेसिस्टेंस जो होगा। अच्छा दूसरी बात, ये तो पहली बात। दूसरी बात यहां से रेसिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब आप एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब इनवर्सली का मतलब होता है आप एक बढ़ा रहे हो दूसरा घट रहा है, ठीक है ना। एक बढ़ने पे दूसरा अगर घट रहा है तो वहां पे माना जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल आपका एक फॉर्मूला निकल के आ गया जो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू आपका रो, जो कि हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए यूज करते हैं, रो, और यहाँ पे लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे आपको बच्चों ध्यान रखना है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। आप पाई का तो वैल्यू आप पे डिपेंड करता है, आप 3.14 लो या तो आप लो 22/7, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन की जगह पर आपको पाई आर स्क्वायर यूज करने होंगे। और आपको देखना होगा यहाँ पे यूनिट कैसा है, मीटर में है या सेंटीमीटर में। तो वैसे आपको मीटर वाली चीजें आपको ध्यान रखना है। वेयर पी, जो पी तरीके से दिख रहा है ये एक रो है जो कि कांस्टेंट माना जाता है। यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। कहां से कांस्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पे लगाया गया रो, जिसका है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए रेसिस्टिविटी आप किसको कह सकते हैं, तब ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ नेचर पे, मतलब वो कॉपर है या गोल्ड है या एल्युमिनियम है। तो जैसा उसका नेचर होगा वहीं पे उसका डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी। मतलब आप मान लो गोल्ड है तो गोल्ड के लिए आप बोलोगे ठीक है वो अच्छी तरीके से कंडक्ट कर जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या उसका जो रेसिस्टिविटी है स्मूथली है, कम वहां पर रेजिस्टेंस लगने वाला है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कैसा मटेरियल्स है, वो गोल्ड का है, कॉपर का है, वो कैसा है, तो उसी के हिसाब से रेजिस्टिविटी काम करता है। अच्छा वाला है तो अच्छे तरीके से काम करेगा, मतलब वहां पे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब करंट को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। टेम्परेचर एंड डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। The resistivity of given material is defined as the resistance offered by the cube of that material of side 1 meter when current flows perpendicular to the opposite face, its unit ohm meter। आपको ध्यान ये रखना है जो रेसिस्टिविटी का अगर बातें करें वो यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है, क्योंकि हमें क्यूबिक के हिसाब से परपेंडिकुलर हम लोग को मेजर करने के लिए बात बोला गया। मेटल्स एंड एलॉय हैव लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज दिया हुआ है 10⁻⁸ ओम टू लेकर 10⁻�6 ओम एंड आर गुड कंडक्टर। मतलब ये बोला गया मेटल्स एंड एलॉय हैव, अगर आप रेसिस्टिविटी की अगर बात करें बच्चों तो रेसिस्टिविटी बोला गया जिसमें अगर लो रेसिस्टिविटी अगर होता है, जिसमें अगर लो रेसिस्टिविटी अगर होगा उसमें करंट आसान तरीके से पास कर जाएगा, ठीक है। और जिसमें अगर हाई रेसिस्टिविटी अगर होगा उसमें करंट आसान तरीके से पास हो ही नहीं सकता है। मतलब जितना ज्यादा अगर रेसिस्टिविटी होगा वो एक तरीके से नॉन मेटल हो जाएगा, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता है। वही अगर कम रेसिस्टिविटी है तो करंट स्मूथली पास कर सकता है। तो आपको यहाँ पे यही मैंने बात समझाने की कोशिश किया है, जब मेटल्स एंड एलॉय हैव लो रेसिस्टिविटी इन द रेंज दिया हुआ, ये रेंज आपको किताबें मिल जाएंगे, आपको याद रखना है, जो कि गुड कंडक्टर के हिसाब से बात माना जाएगा, ठीक है। अगर लो रेसिस्टिविटी है तो वो एक गुड कंडक्टर है, हाई रेसिस्टिविटी होगा तो बैड कंडक्टर है, ठीक है। जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर लाइक रबर एंड ग्लासेज हैव अ रेसिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर दिया हुआ 10⁻12 टू लेकर 10⁻17, मतलब बहुत ही ज्यादा है।
अभी बहुत अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो इससे आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए, जो रेसिस्टिविटी होता है वो ओम मीटर लगाते हैं हम लोग, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस टाइप का नेचर ऑफ मटेरियल। वही अगर रेसिस्टेंस की मैंने बात बोला तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है ना, जो कैसा है नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपको बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, समझते हैं यहाँ पे बात। टंगस्टन, टंगस्टन बोला गया फिलामेंट आर यूज इन इलेक्ट्रिक लैम्प्स बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन इज एक्सट्रीमली हाई। बहुत ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग में अगर कहा जाए तो 3700 के लमसम में, या अप्रॉक्स लगभग में अगर कहें तो यहाँ पे फिलामेंट जो है ना मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। A rheostat is a variable resistance device used in electrical circuit. It is used to regulate the current in the circuit without changing the voltage of sources. मतलब यहाँ फिर से वही आ गया, रियोस्टेट हम लोग किसको बोल सकते हैं, बिना कोई वोल्टेज को चेंज किए हुए हम लोग रियोस्टेट का काम कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं रजिस्टर इन सीरीज का, सीरीज का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, रजिस्टर इन सीरीज। अब ये क्या होता है, अब अगर रजिस्टर की अगर बातें करें तो रजिस्टर आपने जो है ना मोबाइल फोन्स की बातें करें, रेडियो ट्रांजिस्टर की बातें करें, ठीक है ना, आपने कहीं न कहीं देखा होगा जो कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स नहीं दिया लेकिन कुछ इस तरीके से जो है ना आपको देखने को मिला होगा, जैसे इस तरीके से कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, तो आप इसको बोल सकते हो रजिस्टर। तो बोला कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, तो एंड टू एंड अगर ऐसे अगर लगा हुआ है तो आप बोल सकते हैं ये एक सीरीज में कनेक्ट किया गया है। रजिस्टर को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। जब R1 R2 R3 R4 अगर ये एक सीरीज में कनेक्टेड है तो आप बोल सकते हो ये रजिस्टर कैसे लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया सर, जो एंड टू एंड अगर होगा तो मैं मान लूंगा वहां पे सीरीज में है, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहो और आगे जोड़ सकते हो, इसमें चाहो तो आगे आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आगे आप जितना चाहो तो एंड टर्म तक ले जा सकते हो, जिसमें रजिस्टर आप जोड़ने के बाद एक सीरीज बन जाएगा, लंबा सा चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात एक ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे क्या बात है मैंने यहाँ पे लिखा है, जो सीरीज में होता है उसके लिए बातें क्या है। उसके लिए बात ये है बच्चों, ये सीरीज का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जब बताओ कितना सीरीज के हिसाब से यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर इन सीरीज में कैसे लगा हुआ, देखो बहुत सिंपल है। सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे मैं अगर 2 ओम का लगा दूं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पे 4 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे 5 ओम लगा हुआ है, और यहाँ पे 6 ओम लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इसमें टोटल जो रजिस्टर की अगर बातें करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, सीधा जोड़ लेना है, 2 + 4 + 5 अब प्लस में कितना हो जाएगा 6। अब सबको जोड़ो तो 6 और 6 12, अब 5 यहाँ हो जाएगा 17 ओम का यहाँ पे लगा हुआ है आपका रजिस्टर। बहुत सिंपल, आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे ये nth टर्म तक अगर कहें तो चलता चला जाएगा, ये nth टर्म तक ये चलता चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते थे, रजिस्टर में अगर सीरीज में अगर होता है तो सीधा सीधा क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब यहाँ पे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, और वो ये बातें हैं करंट थ्रू ईच रजिस्टर इन सेम। अगर आप करंट को सीरीज के हिसाब से अगर बात करते हो, ये कैसे आप लगा रहे हो सीरीज में, तो सीरीज में क्या लिखा हुआ, करंट जो होता है सीरीज में अगर बात करें, करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम। अगर आप रजिस्टर अगर लगा रहे हो सीरीज के हिसाब से तो करंट सब जगह पे क्या होगा, सेम। जैसे अगर मान लीजिए पोल से आपके पास जो घर में अगर करंट जो आ रहा है वो जिसके जिसके घर में अगर जाएगा तो वहां से करंट सबको एक तरीके से मिलने वाला है, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जी आप बोल सकते हैं जो चेंजिंग लाइट होता है, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है, करंट सब जगह पे क्या होता है, एक जैसे ही जाता है। तो आप करंट अगर एक जैसा अगर जा रहा है तो आप समझ जाना वो रजिस्टर इन सीरीज के हिसाब से जोड़ा गया है, ठीक है। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब आप जितना जोड़ते चले जाओ, जितना जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपका जो है ना
वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा। अब दूसरी बात, टोटल वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज जो होता है वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स के बराबर होता है। मान लीजिए आपको एक बात तो पहले से मालूम है, जो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ओपन और क्लोज सर्किट के हिसाब से तो समझ में आ गया, अगर स्विच ऑफ है तो ओपन है और स्विच ऑन है तो क्लोज सर्किट होता है, जो कि आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा होगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्यों बोला, जो वोल्टेज जो लगाया जाता है उसके हिसाब से टोटल जो वोल्टेज होगा वो सब अलग अलग जब रजिस्टर में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी तो कुछ वोल्टेज लगता होगा, इसमें भी वोल्टेज लगता होगा, इसमें भी लगता होगा, इसमें भी लगता होगा, ठीक है ना कुछ वोल्टेज लगता होगा। अब इस सारे वोल्टेज को जब जोड़ दिया जाएगा तो जितना वोल्टेज मैंने सप्लाई किया उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बराबर वो मान लिया जाएगा हुआ है, ठीक है। सो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज। अब इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस एक्टिविटी को हम लोग है ना सीखने वाले हैं कि कैसे रजिस्टर सीरीज में हम लोग निकालते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान सुने, आप लोग यहाँ पे ध्यान सुने, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे रजिस्टर इन सीरीज कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है दो बातें। पहली बात है करंट क्या होता है, सेम, किसमें, सीरीज में करंट क्या होगा, हमेशा सेम होता है। और इसमें दूसरा बात क्या पता चला, जो वोल्टेज होगा वो सारे वोल्टेज के सबअप करने के बराबर होता है। तो मैं क्या यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे वोल्टेज जो आपको दिखा V1 प्लस V2 प्लस यहाँ पे V3, चलिए तीन को हम यहाँ पे वोल्टेज लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए जो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ पहले से बनाए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये आपका टोटल वोल्टेज है, ठीक है ना। अब V की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, I इंटू आर लिख सकते हो। अब V1 है तो V1 है तो मैंने क्या बोला, करंट सेम होता है, इसलिए करंट को आपको 1 2 3 नहीं मानिएगा, ठीक है ना। आप रेजिस्टेंस को लगा दो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा R1, फिर यहाँ पे करंट वही रहेगा R2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका I इंटू R3। ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सीरीज में क्या था, सीरीज में बोला गया था जो करंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम। अगर करंट अगर सेम होता है तो यहाँ पर करंट को कॉमन ले लो, तो करंट को अगर आप कॉमन अगर लेते हो तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप चाहो तो यहाँ पे एक nth टर्म के हिसाब से जोड़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपने इस तरीके से मान लीजिए आपने तीन वोल्टेज का सम ऑफ एक बराबर में लिए हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, I इंटू आर। अच्छा, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इससे इसको आप कैंसिल कर दोगे, I से I कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई फॉर्म है, इधर आप डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहा आपका डेरिवेटिव, मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव समझो, या इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ पे आपको बताया। अच्छा, अब ये सीरीज में है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, S। अगर ये सीरीज में है इसीलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, S। तो आप देख लो, ये रहा आपका रजिस्टर इन सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। जब आपको निकालने होंगे तो यही फॉर्मूला आपको काम करने पड़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल, मतलब आप सीरीज समझ में आ गया। अब लोग बात करें आप रजिस्टर इन पैरेलल का, तो पैरेलल कैसा रहेगा, तो पैरेलल रहता है जब आप यहाँ पे देख सकते, एक यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया, एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे एक दूसरे के अगर बात करें म्यूचुअली अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के तीनों मतलब पैरेलल नजर आ रहा है। अगर ऐसे अगर आप कनेक्ट करके अगर आप देख रहे हो तो ये आपका रजिस्टर कैसे जुड़ा हुआ है, तो रजिस्टर जुड़ा हुआ है आपका इन पैरेलल। ये कैसे लगा हुआ है बच्चों, तो ये लगा हुआ है पैरेलल, ठीक है ना। ये आपको इस तरीके से अगर दिखाई दे तो आप समझ जाना, इस तरीके से एक दूसरे के, तो आप समझ जाना ये पैरेलल में बात कर रहा है, ठीक है। अब ये पैरेलल में अगर है तो इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले इसका बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देख लिए हैं सीरीज में करंट रहता है सेम, और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, और वो ये कि यहाँ पे रहने वाला है आपका वोल्टेज से,
वहां पे क्या था, करंट सेम, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। जब वोल्टेज आप यहाँ पे दिख रहे हैं, वोल्टेज क्या होता है यहाँ पे, सेम होता है, वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा। जब वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर इन पैरेलल में, तो रजिस्टर इन पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब जैसे टोटल करंट, इसमें आप क्या होगा, टोटल करंट, क्योंकि यहाँ पर करंट तो अलग अलग है, और जब करंट अगर अलग अलग है तो मुझे सम करना पड़ेगा, फिर एक करंट के बराबर में करना पड़ेगा। जैसे आपने सीरीज में देखा तो सारे वोल्टेज अलग अलग था, उसमें मैंने वोल्टेज को सम अप किया था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करंट वन मतलब I1 I2 I3 I4 इस तरीके से लेके चलो, अब एक करंट के बराबर में होगा। अगर ये वन करंट के बराबर होगा, मतलब सम अप की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से समझने वाले हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो कि आपका ये रजिस्टर इन सीरीज का, सॉरी पैरेलल का जो है ना आपके फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूं जो कि सारे करंट के सम अप करने के बाद ये कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको यहाँ से मैं फॉर्मूला को डायरेक्ट करके बताता हूँ। तो आपको सीरीज में तो समझ में आ गया, जो एस है, जो हम लोग सीरीज को जोड़ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 R प्लस 3 R4 इस तरीके से सो ऑन हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके लिए पैरेलल के लिए, तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो करंट बोला गया था सबका सम अप करना है, तो यहाँ पे I1 प्लस 2, उसके बाद मान लीजिए करंट यहाँ पे 3, चलिए 3 लेके बात करते हैं। आपको ओम्स लॉ के हिसाब से पता है, जो ओम्स लॉ के हिसाब से जब करंट की अगर बातें करते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है बच्चों, V/R। ये आपको मालूम है ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से आपको मालूम है, जो ओम्स लॉ के हिसाब से बताया जाता है करंट जो होता है वो V/R हो जाता है, ठीक है। और जब ये अगर हो जाता है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या करो, इस करंट को आप क्या लिख सकते हो, V/R, ठीक है। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो वोल्टेज क्या बोलते हैं, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जितने भी होगा वोल्टेज क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। पैरेलल में वोल्टेज सब जगह पे एक जैसा ही होता है, और जो एक जैसा होगा उसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या करो बच्चों, आप कॉमन तो लीजिएगा, लेकिन पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, वोल्टेज बाय R1, वोल्टेज सेम है इसीलिए V/1 नहीं लगाना है। आप बोलेंगे सर R1 लगा, यहाँ पे V1 क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि V1 V2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है, इसीलिए सब में V रहेगा। जैसे उसमें करंट सबका सेम था तो I मैंने रखा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम है इसीलिए यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब इसको R2, अब यहाँ पे मान लीजिए R3। अब आपको बस थोड़ा सा बात समझने हैं। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे V को कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन में क्या लग जाएगा, R1 प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, R2 प्लस यहाँ पे लगेगा 1 अपॉन में R3। ऐसे करके आप लिखिए। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज की मैंने बात यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, आप चाहो तो आप 1 लगा, अब 1 अगर लगाते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। अगर इक्वल में दिया हुआ है तो कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचा बच्चों, 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1R1 प्लस 1R2 प्लस 1R/3। ये रेसिप्रोकल नजर आ रहा है, लेकिन ये कैसे आप लगाइएगा रजिस्टर को पैरेलल में, तो इसीलिए नीचे क्या लग जाएगा, P। तो ये रहा आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे इस तरीके से निकालने वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है, ये रहा आपका रजिस्टर इन पैरेलल। तो रजिस्टर इन पैरेलल के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, और उसमें अगर बात करें सीरीज में तो करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये दो बातें समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे समझिए एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशंस का। अगर हम लोग अपने घर की अगर बातें करें तो हम लोग अपने घर में जो रजिस्टर जो ज्वाइन करके रखते हैं वो हमेशा पैरेलल रहता है, जिससे क्या होता है करंट कम लगता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा जो 1 अपॉन में R हो गया, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं, और जैसे आप रेजिस्टेंस अगर डिवाइड करोगे तो करंट वैसे भी कम आने वाला है ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन अ सीरीज बोला गया, यहाँ पे in a series when one component fails the circuit is broken and none of the components work।
मतलब ये अगर सीरीज की अगर बातें करें, यहाँ पे हम दोनों की बातें करें, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ओवर सीरीज कॉम्बिनेशंस, दोनों की यहाँ पे बातें कर रहे हैं बच्चों। अभी दोनों की बातें कर रहे, ध्यान समझिए, दोनों में से कौन सा अच्छा है। सीरीज में क्या होता है ना, आप सीरीज में इस तरीके से जोड़ते हो, ऐसे करके जा रहा है। अब मान लीजिए अगर बीच में से यहाँ पे अगर क्रॉस कर गया, टूट गया, ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे की जो कहानी है वो सब खत्म है कि नहीं। लेकिन वही अगर मान लीजिए अगर आप पैरेलल में अगर लेके अगर जाते हो, पैरेलल में अगर लेके जाते हो और कुछ इस तरीके से अगर जा रहा है, अब ये अगर ब्रेक किया, इधर वाला अगर टूट जाएगा, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा ये, सिर्फ ये वाला आपका चला जाएगा, बाकी बात ये जो दो दिख रहा है ये आपका काम करेगा, ठीक है। मतलब फायदा ये है, इसीलिए हम लोग घर में क्या करते हैं, पैरेलल के हिसाब से जो है ना रेजिस्टर लगवाते हैं। जो अगर मान लीजिए एक घर से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी किसी वजह से जो है ना ओवर हीटिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, या अगर मान लीजिए वहां पे जो है ना शॉर्ट सर्किट अगर लग गया, तो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाएगा, बाकी सब बच जाएगा। तो वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, different appliances have different requirement of the current, so this cannot be satisfied in series as current remains same। तो आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग घर में जो एप्लियंसेज यूज करते हैं, चाहे वो टीवी की बात करें, फ्रिज की बातें करें, एसी की बात करें, सबका अलग अलग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जब ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं तो बोला दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन द सीरीज एज ए कंडक्टर, क्योंकि सीरीज की अगर बातें करें, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन सेम होने से क्या फायदा, जब आपको बोला जा रहा है, जो घर में जो इक्विपमेंट्स लाते हैं सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, लेकिन सीरीज में सारे के सारे करंट क्या होता है, एक जैसा होता है। जब सीरीज में अगर करंट सब एक जैसा होता है तो सारे इक्विपमेंट में तुमको सेम एक जैसा तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स है, इसमें सीरीज में प्रॉब्लम है। वही पोटेंशियल, इसके अगर बात करें पैरेलल में अगर लगाते हैं तो वो आपको वोल्टेज बोला गया था सेम होता है, आप करंट अपने हिसाब से मैनेज कर लो। वोल्टेज सबका क्या होता है, पैरेलल में अगर आप लगाते हो रेजिस्टर का तो सेम होता है। तो अगर करंट की अगर बातें करें तो करंट जब अलग अलग एप्लायंसेस का अलग अलग होता है तो वोल्टेज जितना वहां से लेना है, जब वोल्टेज तो सब जगह बराबर है, जब वोल्टेज अगर सब जगह बराबर है तो आप अपने हिसाब से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। The total resistance in a parallel circuit is decrease, यही बात तो आपको बताने चाह रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो डिक्रीज कर जाता है। और जहां पे अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करा, इसका मतलब ये हुआ वहां पे करंट का जो खपत है ना वो बहुत कम लगने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये मैंने जो रेजिस्टेंस सीरीज की और रेजिस्टेंस पैरेलल की मैंने बात समझा पाया, ठीक है ना। आपको अगर किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम नजर आ रहा है, आपको अगर किसी तरीके से अगर प्रॉब्लम नजर अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इस टॉपिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है या ज्यादा कंफ्यूजन है या आप मुझे समझा नहीं पाए हो, मैं आपके लिए सेपरेट उस टॉपिक पे वीडियो की बातें करूंगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गया, सीरीज सर्किट बात समझ में ला दी हमने आपको, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। अब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहली बात आप कुछ अपने आसपास अगर कहें तो गैजेट देखते हैं, जैसे अगर आप बात करें गीजर्स की बातें करें, फैन की बातें करें, बल्ब की बातें करें, ठीक है ना, ये सब क्या कर जाता है, हीट कर जाता है। और ये सब हीट करने का मेन कारण है उसमें से करंट लगातार सप्लाई होता है, और जिसमें से भी अगर करंट मान लीजिए अगर लगातार अगर सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वो हीट होगा ही होगा। अगर वो हीट कर रहा है तो मतलब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा, इसका मतलब वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आ जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें एक तरीके से जो सर्किट है वो गर्म हो चुका है, वो हीट करना शुरू हो गया, तो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात कर रहे हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, the sources of energy continually get dissipated entirely in the form of heat, this is known as heating effect of electric current। मतलब साफ है, जो करंट होने की वजह से कंटिन्यूसली चलने की वजह से वो चीजें क्या होता है, हीट। आप सीधा से अपने हाथ को ही रब करो ना, ज्यादा कंटिन्यू अगर रब करने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप उस तरीके से फैन चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है ना, बल्ब जो है लगातार चल रहा है, मान लीजिए कैमरा अच्छे तरीके से लगातार चल रहा है, क्या कर जाएगा, वो हीट कर जाएगा। जब वो हीट अगर करा
तो समझ लो वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से वो हीट करा, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कहला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है जो कि यहाँ पे मेन बातें हैं। और वो बातें क्या है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी के हिसाब से बातें कर रहे हैं, तो बोला गया पे पावर इनटू टाइम, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे जो है वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम के हिसाब से E बराबर H, E बराबर H एनर्जी बोलो यहाँ पे या हीट बोलो, जो कि जूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, एनर्जी बोलो या जूल बोलो, बात क्या होगा, बराबर ही होगा। अब हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे अब हीट का फॉर्मूला, अच्छा अब हीट का फॉर्मूला आप यहाँ पे अगर कहें तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज आपको मालूम है, वोल्टेज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस H अगर बात करें यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, आपने हीट इक्वल टू आपने देखा V इंटू क्या होता है I इंटू T होता है। ठीक है, आप यहाँ पे ओम्स लॉ को उठाओ, ओम्स लॉ को उठा के इस हीट वाले फॉर्मूला पर अगर आप रखते हो तो H इक्वल टू V, तो V की जगह आप क्या लगा दोगे I इंटू R, और यहाँ पे I ऑलरेडी रह जाएगा, T यहाँ पर रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, I 2 बार आ चुका है, I अगर देखा जाए तो आपके पास कितना आ चुका है, 2 बार। इसका मतलब ये हुआ I को अगर I से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर और R इंटू क्या हो जाएगा T। इस तरीके से आपका ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से लिखा हुआ ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज इक्वल टू I इंटू R होता है। और हम लोग को हीट का फॉर्मूला पता चल चुका है, और वो होता है ये, एक तो ये फॉर्मूला हुआ, दूसरा ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है ना, और एक पी स्क्वायर के हिसाब से R के हिसाब से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है, अब आगे समझो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका फॉर्मूला, तो आपको ये समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ लॉ है उसको समझने हैं। लॉ क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ की बात कर रहे हैं, क्या लॉ है, लॉ ये है यहाँ पे, इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यहां से आप ध्यान समझो, यहां से आपको ध्यान समझने हैं, ध्यान से क्या समझने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हीट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना के करंट ऑफ द स्क्वायर में होता है। पहली बात तो ये, हीट अगर आपको ज्यादा चाहिए करंट ऑफ द स्क्वायर को बढ़ा दो। ठीक है ना, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 बढ़ाओगे हीट बढ़ेगा, 4 जो का 16 बढ़ाओगे हीट बढ़ जाएगा, ऐसे करके बढ़ाना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन करंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीट अगर ज्यादा चाहिए आपको। दूसरी बात में यहाँ पे हीट अगर आपको ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस लगा दो ज्यादा, अब ज्यादा रुकावट होगा तो ज्यादा आपको हीट प्रोड्यूस होगा। टेम्परेचर बढ़ा दो, या टेम्परेचर की वजह से भी क्या होता है हीट प्रोड्यूस करता है, ज्यादा लंबा समय तक जो है ना चलता रहेगा टाइम, टाइम भी क्या करता है आपको हीट प्रोड्यूस करा देता है। ठीक है ना, तो टाइम ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगा, उसी तरह के रेजिस्टेंस ज्यादा लगने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें लिखा हुआ है, टाइम। तीसरी बात है यहाँ पे क्या है, टाइम। एक तो आपको बात समझ में आ गया, दूसरी बात मैंने बोला यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। ठीक है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर। तो यहाँ पे एक बात ये है जिसके वजह से आपको हीट ज्यादा मिलता है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है जो आप हीट को ज्यादा चाहिए रेजिस्टेंस की वजह से हुआ, मतलब हीट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ा दो हीट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हीट ज्यादा चाहिए, ज्यादा टाइम बढ़ा दो तो ज्यादा टाइम ज्यादा हीट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे जिसके वजह से हीट इक्वल टू निकल के आ गया I स्क्वायर R इंटू टी। यहाँ पे 3 बात, अगर आपको हीट ज्यादा चाहिए तो I स्क्वायर में करंट को बढ़ा दो हीट आपको मिल जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ा दो हीट मिल जाएगा, टाइम बढ़ा दो हीट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट है, मतलब ये सब में से अगर आप कोई भी चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से अगर बढ़ाते हो तो आपको हीट तो मिलबे करेगा। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इट डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा, ये सब चीजें होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इट अनडिजायरेबल इन डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, हर एक चीज में होता है, चाहे मॉनिटर्स की बातें करें, टीवी की बातें करें, रेफ्रिजरेटर की बातें करें, सब में आपको वो हीटिंग इफेक्ट आप देखते होंगे हीट कर जाता है। अगर हीट कर जाता है मतलब गर्म, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चला, और ज्यादा समय तक अगर कंप्यूटर को चलाते हो फैन चलाते हो तो हीट तो करवे करेगा भाई।
ठीक है। सो इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट appear in a heat and a small part of it radiate in the form of light। मतलब ये इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो बल्ब में आपको पता है ये एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है? जो एक थीन वायर जो कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, उसका बोल सकते हो फिलामेंट, ठीक है ना। जो तरीके से टंगस्टन के हिसाब से बात कर लेते हैं, जो कि अपीयर होता है बहुत ज्यादा हीट। पहले अगर बात करें 100 वाट, अभी भी 100 बल्ब भी आते हैं, 100 वाट की अगर बल्ब की अगर बातें करें तो बहुत ज्यादा हो, और ज्यादा अगर मान लीजिए वाट का अगर बल्ब है तो वो हीट ज्यादा देता है। आपने देखा होगा समोसा वाला शब्द है ना, आजकल अगर देखें मार्केट में एक समोसा अगर है उसमें एक बल्ब लगा कर रखेगा, वैसा वैसा इसीलिए है ताकि वो समोसा को गर्म करे, ना कि समोसा को दिखाने के लिए होता है। वो होता है समोसा को गर्म करने के लिए, क्योंकि बल्ब हीट करता है ना, और जब वो हीट करेगा तो उस हीट की वजह से समोसा क्या रहेगा? गर्म रहेगा, ठीक है। तो ये आपको तो बात समझ में आ गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है नहीं है। आप समझो बच्चा, यहाँ पे फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, अच्छा मैंने आपको बोला था जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने बोल दिया था 3700 लप्सम में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वो डाटा मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे है 3380 डिग्री सेल्सियस की अगर बातें करें। The filament of electric bulb is made of tungsten because it does not oxidize readily in high temperature और it has high melting point जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होता है। अब इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो आप बल्ब में अगर बातें करें जो फिलामेंट लगा रहता है वो नहीं आपका मेल्ट करता है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग बातें करें जो हम लोग वायर यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसे वोल्टेज देखते हैं 250 वोल्टेज है, तो उसमें से उसको क्या होने वाला है, ठीक है। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज, जैसे ऑर्गन्स की बातें करें, नाइट्रोजन की बातें करें, ठीक है ना, ये सब भरा हुआ रहता है। जिससे क्या होता है, बल्ब जो ट्यूबलाइट की बातें करते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन्स ये एक तरीके से भरा हुआ रहता है ताकि वो इनएक्टिव हो, रिएक्टिव ना इनएक्टिव, ठीक है ना। अगर रिएक्टिव करेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब क्या करता है, अपने हिसाब से काम करते हैं लंबा समय के लिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज, आपको ये बात तो समझ में आ गया। जब बल्ब में क्या होता है, फील्ड क्या चीज रहता है, क्या चीज भरा हुआ रहता है, इनएक्टिव गैसेज, ठीक है, लाइक नाइट्रोजन्स ऑर्गन्स, ठीक है, टू प्रोलॉन्ग टू लाइफ ऑफ फिलामेंट अगर बात करें तो बल्ब। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बच्चों? तो फ्यूज इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग अगर होता है तो उसके लिए हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ना काम कर जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब ये फ्यूजर लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे जहां से आपका मेन जो सप्लाई आता है तो मेन सप्लाई में क्या होता है, एक फ्यूज लगा हुआ रहता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। उस फ्यूज का काम है जितने भी करंट सप्लाई हो रहा है उसको सेफ्टी देना। सो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की बात करें, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, ये सब बात समझ में आ गया। फ्यूज इज मेड ऑफ प्योर टीन या एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। अब टीन की अगर बातें करें बच्चों तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं एसएन का, ठीक है ना। एसएन का मतलब होता है टीन। So fuse made of pure tin and alloy of the copper and tin. Fuse is always connected in series। ध्यान रखना है फ्यूज को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज विद द लाइव वायर। लाइव वायर हमेशा होता है रेड। लाइव वायर हमेशा कैसा होता है बच्चों, रेड होता है। और वही अगर आप रेड अगर हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अगर वही हम बात करें ब्लैक, ठीक है ना, जो ब्लैक वायर जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव वाला वायर होता है, ठीक है ना, लेकिन इसको बोला जाता है न्यूट्रल। और जो ग्रीन होता है वो तो आपको पता ही है, अर्थिंग बोलते हैं उसको। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही उसको पता चलता है शॉर्ट सर्किट होने वाला है, एक छोटा सा पतला सा जो एकदम से वायर जो कनेक्टर रहता है, बहुत पतला सा कनेक्टर रहता है उसमें, और जैसे ही पता चलेगा उसको लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, शॉर्ट सर्किट कहीं भी लगा वो ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही अगर ये ब्रेक करा तो मतलब लाइन का सप्लाई बंद, ठीक है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एप्लायंस। करंट का कैपेसिटी बोला गया फ्यूज से ज्यादा होता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो बाकी बात फ्यूज तो उड़बे करेगा, जिससे क्या होगा वहां पे वो ब्रेक कर देगा और आगे करंट को सप्लाई करने के लिए चांस ही नहीं देगा, रोक देता है फ्यूज, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो बोला गया द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यहां तो समझ में आ गया। अब बात करें इलेक्ट्रिक पावर। अभी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर
बोला गया यहाँ पे द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कंज्यूम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा हम लोग को आता है, वही एक तरीके से इलेक्ट्रिक पावर हुआ। और वही इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से तो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं कि कितना आपने कंजम्पशन किया है, जितना कंजम्पशन करोगे उतना आपको बिल पे करना पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोवाट यूज करो या 3 किलोवाट यूज करो, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करना पड़ता है, बिल देने पड़ते हैं, चाहे वो 12 रुपीज के हिसाब से हो, 13 रुपीज के हिसाब से हो, जो भी यूनिट होता है पर चार्ज उसके हिसाब से आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। आपको ये याद रखना है, वोल्टेज इंटू करंट, या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, आपको एक ये फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और इसी को आप थर्ड भी बोल सकते, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाय में आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला निकल के आता है, आप चाहे ऐसे लिखो वोल्टेज इंटू करंट, फिर लिखो पावर का आई स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, फिर लिखो यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये आपका 3 फॉर्मूला होता है पावर का। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट। मैंने अभी बताया था वाट के हिसाब से आता है। 1 वाट बोला गया 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो कमर्शियल यूनिट में अगर बातें करें जो किलो वाट आवर यूज किया जाता है, बाकी बात जो घरेलू अगर बात करें 1 किलो वाट के हिसाब से जो है ना 1000 हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे, तो 1 किलोवाट आवर, अब आवर के हिसाब से अगर लगाएंगे आपको पता ही है सेकंड के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पे जो 1 आवर में 1 किलोवाट में 1000 समझ में आ गया वाट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं यहाँ पे 1 किलोवाट आवर के हिसाब से, तो आपका निकल जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, क्योंकि हम एनर्जी की बात करें और एनर्जी जो होता है वो हमेशा जूल लगाते हैं, ठीक है। एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है, तो जूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1000 जो है ना आपको यहाँ पे निकल कर 1 किलोवाट के हिसाब से, वही 1 किलोवाट आवर में, तो पहले तो बात आपको ये याद रखना पड़ेगा जो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। अब इस 60 मिनट को क्या करना पड़ता है, मिनट को सेकेंड्स, पहले तो आवर को मैंने मिनट में किया, अब इसको मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो है ना यहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा, तो इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। तो 1 किलोवाट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब जो हम लोग के घर में जो सप्लाई होता है पावर, वही पावर को हम लोग को क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बिल, जो कि हम लोग निकालते हैं यहाँ पे पावर निकालने के लिए वोल्टेज इंटू करंट। तो कितना मुझे वोल्टेज मिल रहा है, कितना करंट है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा। या तो मैंने अभी यहाँ बताया 3 फॉर्मूला, उसके हिसाब से आपको यूज कर लेना है 3 फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताया है, जितने भी मैंने बताया आपको फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे ये भी से वोल्टेज हुआ, अब वोल्टेज के फॉर्मूला आप क्या निकाल के दे सकते हो, पावर बाय करंट। आई से क्या होता है, करंट होता है। और उसी तरीके से आपको दूसरा फॉर्मूला पावर का निकल कर आ जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आपको निकल सकते हैं, रूट अंडर पावर इंटू रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला एक वोल्टेज से, आप चाहो तो इसके अलावा भी बना सकते हो, मैंने पहले भी फॉर्मूला दे रखा है आपको। लगभग में 10 से 20 फॉर्मूले आपको कहने के लिए है, लेकिन एक ही फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीके से लिख के बना सकते हैं। आप यहाँ देखो पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर बाय आर। फिर पावर का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू भी। फिर पावर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे करंट की बात करते हैं, करंट का फॉर्मूला यहाँ पे है पी बाय आर रूट कवर। फिर यहाँ पे आपका निकल कर जाएगा पी बाय भी, और यहाँ पे भी बाय आर। और वही अगर रेजिस्टेंस अगर निकालना होगा तो रेजिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो वी स्क्वायर बाय पी में, और यहाँ पे लगा सकते हो पी बाय आई स्क्वायर, और यहाँ पे भी बाय आई। तो बच्चों आपको इतने सारे फॉर्मूले अगर याद कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 100% श्योर कहते हैं बन जाएगा। अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत हुआ हो, ठीक है ना, या मैं आपको किसी तरीके से अगर समझा नहीं पाया तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको बार बार कहता हूं, आपको मैं समझाने का अपने तरफ से 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करें, और आपको अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ हो और आपने इस वीडियो के हिसाब से, इस क्लास के माध्यम से आपने अगर समझ लिए, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।